हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो कि जेनेवा में हुआ है उसके आउटकम को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन का एक बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ के साथ डील करती है। तो इसमें जो इस वीडियो में हम लोग जो इश्यूज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे curtailing harmful fishing subsidy, global food security, e-commerce issues, कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन और WTO रिफॉर्म्स। तो ये जो 5 मुद्दे हैं ये इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है क्या। तो बेसिकली होता क्या है कि हर दूसरे साल जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो अपना जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर होता है वो भेजते हैं वहाँ पर। जैसे कि इंडिया से कॉमर्स मिनिस्टर वो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये इनका जो मीटिंग होता है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो कंसेंसस से लिया जाता है। इसका मतलब अगर 140 मेंबर हैं तो अगर एक ने भी ना बोल दिया तो वो प्रपोज़ल पास नहीं होगा। इसमें कोई वोटिंग का सिस्टम नहीं है। इसलिए जो WTO जो है अभी तक क्या हुआ था कि मतलब बहुत तेज़ी से ये जो पॉलिसीज़ ला रहे थे, ये जो मतलब जो कंसेंसस जो किसी चीज़ पर जो डेवलप करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था। और साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या किया था कि एक WTO का एक फंक्शन है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो उसके लिए इसके पास एक एपिलेट बॉडी होती है। तो उसमें क्या होता है कि यूएस का एक तरह से वीटो है क्योंकि यूएस के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक तरह से वीटो ही कर दिया था। एपिलेट बॉडी में मतलब मेंबर्स मतलब उसमें इलेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो उसके कारण मतलब WTO का जो रिलेवेंस है वर्ल्ड ट्रेड के रिस्पेक्ट में वो और काफ़ी कम हो गया था। तो एक तरह से ऐसा माना जा रहा था कि अब WTO डिफंक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये ट्वेल्थ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके जो आउटकम्स हुए उसमें उसके बाद ऐसा लग रहा है कि WTO फिर से अपने आप को रिलेवेंट कर रहा है और ये जो मुद्दे हैं ये डिस्कस हुए। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसको शॉर्ट में हम लोग बेसिकली IUU भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ओवर स्टॉक फिशिंग इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो कंट्रीज़ हैं सच है चाइना को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, US है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो ये लगभग अपने फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को अराउंड $65 बिलियन की सब्सिडी देते हैं। अगर इन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर फिशिंग एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, ठीक है। वहाँ पर मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और उसका अच्छा खासा GDP में रोल होता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये फिशिंग के लिए बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रॉलर्स होते हैं ये काफ़ी जो मतलब डीप समुद्र में जा कर के फिशिंग करते हैं और उससे होता क्या है कि चलिए फिश तो चलिए वो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है ये पूरे जो मेरीन इन्वायरमेंट है उसको हानि पहुंचाता है। अब जैसे मान लिया कि एक सी बेड है, यहाँ से शिप जा रही है, तो ये पूरे जो सी बेड है उसको ये डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि पूरा का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ इलीगल फिशिंग का भी इश्यूज़ है, यहाँ पर अनरेगुलेटेड फिशिंग का भी इश्यूज़ है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं ओशन में जो कि ओवर स्टॉक हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ से तो मतलब फिश बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो 2001 से ऐसी बातें चल रही थी कि चलो मतलब हम लोग कुछ ऐसा लाते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो जो सब्सिडी देते हैं ओवर स्टॉक रीजन में फिशिंग करने के लिए और साथ ही साथ इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग करने के लिए कंट्रीज़ उसको बंद कर दें। लेकिन 2001 के बाद से अब चूँकि इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप कर चुका है और कर रहा है, और तो फिर लॉबी भी उसी तरह से थी, तो अभी तक कोई ऐसा आउटकम नहीं हो पाया था। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो
इंडिया में जो फिशिंग है वो मोस्टली है वो सबसिस्टेंस लेवल पर है। इतने बड़े बड़े जहाज आपको, फिशिंग के जहाज आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया में इलीगल और ओवर स्टॉक फिशिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब ऐसा चल रहा है कि चलो कंट्रीज़ ने इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसाइड किया कि अब हम लोग सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे। तो ये प्रपोजल पास हुआ है डब्ल्यूटीओ में कि जो आईयूयू फिशिंग है और साथ ही साथ ओवर स्टॉक फिशिंग है, तो सारी कंट्रीज़, डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ सब्सिडीज़ को ख़त्म करेंगी, ठीक है। लेकिन साथ में इसके साथ कैविएट भी है। तो कैविएट ये है कि अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर कोई कंट्री में फिशिंग हो रहा है तो वो कंट्री सब्सिडी ख़त्म नहीं करना चाहती है तो ना करे। इसका मतलब कि मान लिया कि एक ये कंट्री बाउंड्री है, यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल पर जो ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर अगर कोई कंट्री सब्सिडी देना चाहती है ओवर स्टॉक फिशिंग के लिए और या फिर आईयूयू के फिशिंग के लिए, तो वो दे सकती है। तो ये जो प्रपोजल है ये पूरा जो इश्यूज था इलीगल फिशिंग का उसको डाइल्यूट कर चुका है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा था कि जब इंडिया और जो अदर डेवलपिंग नेशन थे उन लोग ऐसा डिमांड कर रहे थे कि हमें एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है फिशिंग इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है दैट इज़ इसेंशियल टू सपोर्ट आवर पॉपुलेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन ये चीज़ मतलब जो डेवलपिंग नेशन है इनको ट्रांजिशन पीरियड चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया। और अंत में ये हुआ फाइनल जो उनका प्रपोजल आया कि सारी कंट्रीज़, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, वो सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगी, ठीक है। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की। तो यूएन का एक आर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बेसिकली ये पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन पर काम करती है, और जो वर्ल्ड के जो भी एरियाज़ हैं जैसे सब सहारन कंट्रीज़ हो गए जहाँ पर पॉवर्टी और हंगर का बहुत बड़ा इशू है, तो उन एरिया में वो फूड प्रोवाइड करती है। तो इस काम के लिए 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए भी एक प्रपोजल पास हुआ है। हुआ ये था कि 2018 में सिंगापुर ने क्या किया था कि एक प्रपोजल पुट किया था कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहीं से अगर किसी कंट्री से फूड प्रोक्योर कर रहा है तो उस पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लिया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऐसा किया था कि इंडिया से 500 टन वीट इंपोर्ट करने का एक तरह से डील साइन किया। तो अगर अभी हाल में क्या हुआ कि इंडिया ने वीट पर एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। तो इससे ये जो प्रपोजल है इसके अनुसार अगर इवन इफ इंडिया हैज़ बैंड exporting wheat, it would not impact the wheat imported by World Food Program for India. इसका मतलब कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट बैन भी कर दे तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल पास हो गया है। तो ये एक तरह से अच्छा है हंगर और पॉवर्टी के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इंडिया इनिशियली इस पर सहमत नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे अभी इंडिया ने जो एक्सपोर्ट बैन किया था वीट का वो इस चीज़ को लेकर के था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया में जो वीट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया था। तो अगर ऐसा हो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़े और इसके पास खुद के जो लोग हैं उनको खिलाने के लिए वीट ना हो, तब तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कंट्री के लिए। तो इसलिए इनिशियली इंडिया इसके फेवर में नहीं था, लेकिन बाद में इंडिया ने इसको गो अहेड दे दिया। तो ये भी प्रपोजल पास हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया का एक प्रपोजल भी डिफीट हो गया। इंडिया ये चाहती थी कि लेट्स से अगर कुछ ऐसा इशू आ जाता है हंगर रिलेटेड, कहीं मान लीजिए कि कहीं ड्रॉट आ गया, ठीक है। तो उस केस में इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
फूड ट्रांसफ़र कर सकती है, फूड ग्रेन्स ट्रांसफ़र कर सकती है बाय टेकिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। ठीक है, तो ये प्रपोजल पास नहीं हुआ है। अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या है? तो बेसिकली है क्या कि अभी अभी क्या होता है कि इंडिया में एमएसपी पर राइस और व्हीट और कुछ अलग सीरियल्स प्रोक्योर होते हैं पीडीएस के लिए और भी और गवर्नमेंट के अन्य प्रोग्रामों के लिए। तो इंडिया ये चाहती थी कि ये जो हमारा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उससे हम ये फूड ले करके दूसरे कंट्री को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये प्रपोज़ल पास नहीं हुआ, इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का। तो 2008 में जब इंटरनेट बूम हो रहा था, तो बेसिकली इंटरनेट बूम हो रहा था इसको सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ इससे जो बेसिकली जो चीज़ ई कॉमर्स से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गया, मूवी हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो इन सबों के ऊपर अगर ऐसा था कि एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जाता है या फिर इसका और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड होता है, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। इसका सोल पर्पस था कि इंटरनेट इंडस्ट्री को प्रमोट करना। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो 2017 से लेकर के 2020 तक वो कस्टम ड्यूटी जो उन्होंने ये छोड़ दिया, उसके कारण इनको $50 बिलियन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये जो मोरेटोरियम है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर, इसमें ये डिसाइड हुआ कि इसको और एक्सटेंड किया जाए नेक्स्ट मीटिंग तक, जो कि 2024 में होने वाला है। तो इसे भी जो मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटी फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोविड पीक पर था, तो उस समय WTO में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोज़ल डाला था, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो कोई भी पेटेंटेड वैक्सीन अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सके विदाउट विदाउट letting the patent holder to drag these countries into WTO or any other arbitration court। तो बेसिकली ये जो प्रपोजल था इसलिए था कि वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और कोविड को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये भी जो प्रपोजल है पास हो गया है WTO में, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कैविएट है। फर्स्ट कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो प्रपोजल है वो पार्शियल सक्सेस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वैक्सीन पर ही जो पेटेंट वेवर मिला है, और जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो मशीन्स हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं और थेराप्यूटिक जो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स होता है, दवा होता है, इस पर कोई पेटेंट वेवर नहीं मिला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है। साथ ही साथ ये जो वेवर है सिर्फ पेटेंट पर मिला है। देखिए, IPR जो होता है बहुत तरह का होता है, जैसे हो गया कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, फिर आपका पेटेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ पेटेंट पर ही मिला है, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स पर नहीं मिला है। और जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो अभी जो पेटेंट वेवर मिला है वो कंट्रीज़ को फ़ायदा करे, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि हाँ, कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में एडिक्वेट क्वांटिटी में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये था थर्ड थिंग। फोर्थ, अच्छा, एक चीज़ और इसमें डिस्कस करना था कि WTO रिफॉर्म्स, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिस्प्यूट रिड्रेसल फंक्शन है WTO को, उसको एकदम ही से मतलब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि एपिलेट बॉडी में लोगों को, मतलब जो ऑफिशियल्स है वो अपॉइंट ही नहीं हो पा रहे थे। US हमेशा वीटो कर दे रही थी। तो इन रिफॉर्म्स की जब बातें हुई वहाँ पर, तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया कि हम लोग नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में
इसका बात करेंगे, जबकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था WTO के रिलेवेंस के हिसाब से। अगर कोई डिस्प्यूट सेट रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं है WTO में, तो फिर कंट्री कुछ भी कर सकती हैं। कोई भी WTO का प्रपोजल उसको नहीं माने तो उससे कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हो सकता है उस केस में। तो ये एक सैडनिंग इवेंट रहा। ठीक है, तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि व्हाट वेयर द गेन्स फॉर इंडिया एंड द वेस्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो करीब करीब फ़ायदे में रहे एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड नेशन। क्यों? फर्स्ट, जो कि ओवर फिशिंग वाला जो इशू है, तो उसमें क्या हुआ कि ठीक है सब्सिडी कम करना है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उन्होंने लिया नहीं। इन्होंने क्या किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या होगा कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड नेशन, इनका फिशिंग इंडस्ट्री अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ है बूम करना, उनको भी सब्सिडी कम करना पड़ेगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है कोविड वैक्सीन वाला। अब उसमें क्या है कि आप जो वेवर है वो तो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक्स पर तो मिला ही नहीं, सिर्फ वैक्सीन पर मिला है। तो एक तरह से ये मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए। थर्ड, अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एक आपको पता होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये करीब 1990s में ये फाइनल हुआ था, जिसके तहत ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो एग्रीकल्चर पर जो सब्सिडी जो उनके द्वारा जो दिया जाएगा वो 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके लिए ये नंबर था 5%। तो हुआ क्या कि जब से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर करने पड़े थे PDS के लिए। तो उसमें तो वो 10% का जो लिमिट था उसको ब्रीच कर रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो 2013 में बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में एक पीस क्लॉज लाया गया, जिसके तहत कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% का जो नंबर है उसको ब्रीच कर सकती हैं, और तब तक कि जब तक इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं आ जाता है। तो इंडिया होपफुल था कि इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम आएगा, तो ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये सब था जो टोटल चीज़ें थी जो कि 12th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई। साथ साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा गया इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में। इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का जो फाइनल जो पेपर आया उसमें सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट, ये दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं। इसका ये मतलब है कि WTO भी अब फोकस कर रहा है सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की ओर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। चलिए, इसकी अभी शुरुआत हो गई है, तो बाद में जा कर के WTO का जो फोकस होगा वो इन्हीं दो चीज़ों पर रहेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।